I'm Dr. Rohan Mishra from Indore Medical College and this is my another video. आज मैं आपको अपने एक और बच्चे से मिला रहा हूँ. इनका नाम है शीर्षक शर्मा और इनका नीट में बहुत अच्छा स्कोर हुआ है. इनका 664 मार्क्स थे और इनका जो इंडिया की रैंक थी वो थी हमारे पास 2200 समथिंग, है ना. और बेटा बात करें जो एमपी स्टेट से रैंक थी वो 30. तो ये अपने एमजीएम मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं. ये मैं इनको आपके पास इसलिए लाया हूँ ताकि आप इनकी खुद की स्ट्रेटजी को पता करो, है ना. क्योंकि हर बच्चे की सिलेक्टेड बच्चे का कुछ यूनिक फीचर होता है, कुछ यूनिक तरीका होता है कि जिससे वो मतलब ऐसा इन्हें क्या किया कि ये सिलेक्ट हो गए और दूसरे बच्चे ने ऐसा क्या कर पाए कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, है कि नहीं. कुछ तो इनके अंदर एडवांस रहा होगा. तो हमको बस इनकी ये थॉट देखना है कि इन्हें पढ़ाई का तरीका क्या रखा, इनकी पढ़ाई करने का जो पैटर्न था वो क्या था, एक दिन में एनसीईआरटी को कितना फॉलो करते थे, एनसीईआरटी का इनके लिए क्या एडवांटेज रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्या स्ट्रेटजी रही है, पर डे पर कितने क्वेश्चंस लगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाना हमारे लिए जरूरी है नहीं. क्योंकि बेटा बात कर मोस्ट ऑफ हो रहा है कि अभी कुछ टाइम से पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से जा रहा है कि चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, और बायो केमिस्ट्री तो पूरी की पूरी उतर गई, पॉइंट टू पॉइंट आ रहा है ना. तो आप क्या सोच रहे हो कि एनसीईआरटी को कितना वेटेज दें, पर डे कितना पढ़ना चाहिए, और एक साल में लगभग एनसीईआरटी को कितने टाइम से अपन पढ़ाई करें. जी सर, एनसीईआरटी का सर रिलीज मतलब आपको जो उसकी स्टडी है वो बिल्कुल शुरुआत से ही करनी चाहिए ताकि एंड में एनसीईआरटी पढ़ने का इतना कोई सेंस निकलता नहीं, क्योंकि वो एक वास्ट है. और अगर आप उसको शुरुआत से गो थ्रू करते हैं तो आप उसकी लैंग्वेज से फैमिलियर होते हैं, आप उसको जितनी बार रीड करते हैं, जितनी बार आप उसका एक्सपोजर लेते हैं, तो उससे आप उसकी लैंग्वेज से गो थ्रू होते हैं, लैंग्वेज से फैमिलियर होते हैं. जिससे क्या होता है कि जो एग्जाम जो अल्टीमेटली आपका जो एग्जाम आने वाला है वो तो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि जो भी उसमें दिया है वही अल्टीमेटली उसको ही ट्रू माना जाएगा. आप कितनी भी कोचिंग है, कितने भी मटेरियल्स को लगाओ, उनकी जो लैंग्वेज है वो मतलब डिफरेंट होती है वो, लेकिन जो आपका मेन एग्जाम वो अल्टीमेटली एनसीईआरटी पे ही बेस्ड रहेगा. तो एक दिन में क्या बेटा बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी रखिए. एक दिन में अब जैसे स्टार्टिंग से क्वेश्चन लगाना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए सर. जैसे मेरे हिसाब से तो जो मैंने किया था वो यही कि जो आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने टॉपिक आपको दिया है या जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया है उसको आप एनसीईआरटी से गो थ्रू करें और उसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको उसमें पीछे जाके आप उनको सर्च करें कि देखें कि कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है और उसको आप लगाएं. अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उसकी थ्योरी पे वापस जाएं उसके कंसेप्ट को समझने के लिए. देन आप अपने टीचर से भी रेफर कर सकते हैं और उससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं आप उसको भी लगाएं. एनसीईआरटी की बात करें तो कुछ है नहीं जैसे हमको लगता है बोलो कि कोई स्पेशल टॉपिक पे फोकस नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते. क्योंकि ये नहीं कह सकते आप कि इस बार इकोलॉजी से इस बार बात करें तो 15-16 क्वेश्चन बन गए, है ना. तो फिजियोलॉजी से कम क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टॉपिक का एडवांटेज है और जो डिपेंड करता है कि पेपर बनाने वाले पर. हो सकता है इसमें ज्यादा क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है कि बेटा बात करें नेक्स्ट टाइम पे उसमें ज्यादा क्वेश्चंस बन जाए. तो हर एक टॉपिक का इक्वल एडवांटेज है ना. एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट बहुत मस्ट है, हर एक एग्जांपल में क्वेश्चन हो सकता है. तो एनसीईआरटी के तो किसी पॉइंट को अपन स्किप नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते ना. तो अब इसी क्वेश्चंस की क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए. जैसे अपन फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाए, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाए, तुमने किस तरीके से क्वेश्चंस लगाए जैसे अपने क्वेश्चन लगवाए तो फिजिक्स के आप मोस्टली क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर को गो थ्रू करें और जैसे मतलब टॉपिक आप सारे मतलब लगाने चाहिए एनसीईआरटी से. और जो भी आपको थ्योरी समझ ना आए तो मतलब आप उसको एनसीईआरटी से ही रेफर करें, उसकी थ्योरी को कहीं और से बाहर से पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी पे ही बेस्ड आएगा. तो उसकी लैंग्वेज को ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उसकी थ्योरी को ही, उसके कंसेप्ट को ही जिस वे में जिस एग्जाम्पल के थ्रू वो समझाना चाह रहा है या फिर जैसे भी वो बताए तो उसको उसी वे में समझ. एनसीईआरटी के एग्जांपल बहुत एसेंशियल है क्या कि नहीं, ये छोड़ सकते हैं उनको. नहीं सर, एनसीईआरटी के एग्जांपल इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा एडवांटेज रखते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा. बाहर की कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, क्योंकि वही फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे. तो बेटा बात करेगा जैसे उनको एक साल के अंदर सिलेक्ट होना है तो आपको बाहर की किसी भी बुक को नहीं रेफर करना है. मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, है ना. और फिर आपने पढ़ाई है तो हमको ऐसा लगता है कि बात करें कि ये बुक भी लगा लो, वो बुक भी लगा लो, तो अपन बहुत सारे सिलेबस को फैला देते हैं और फिर एक बुक को तो एक बार लगा देते हैं, उस बुक को अपन दोबारा नहीं पढ़ पाते.
और वो फिर जाके आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आप एनसीईआरटी को भी टाइम नहीं दे पाए और आपने उस बुक को पढ़ा, उस बुक की लैंग्वेज आनी नहीं, है ना, वो क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे, तो फिर कंडीशन क्या हो जाती है, ना हम एनसीईआरटी के रहते हो ना ही बेटा बात के दूसरी बुक के रहते हैं। तो मेरा जो सजेशन है वो सिर्फ इतना है कि आप एनसीईआरटी को ज्यादा रेफर करो। आप जैसे पढ़ रहे हैं टीचर से बात करो, है ना, और जो टीचर एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर पा रहा है इसका मतलब सिलेक्शन भी नहीं दे पाएगा, चाहे वो कहीं से भी पढ़ लो आप, क्योंकि पेपर तो आ रहा है पूरे एनसीईआरटी से, है ना। तो जो टीचर अगर एनसीईआरटी को फॉलो करा रहा है, एनसीईआरटी को अपन पढ़ा रहा है ना, तभी सिलेक्शन हो सकता है। जैसे क्या होता है स्टार्टिंग में बहुत सारे मॉड्यूल लगा देते हैं, है ना, और ये नोट्स पढ़ लिए वो नोट्स पढ़ लिए, और लास्ट में टीचर बोल देते कि भाई आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। हर कोचिंग का ही सिस्टम है, बोलते कि नहीं बोलते, बोल देते लास्ट में कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़ो, तो सारा को तो तुमने पढ़ी। अब अभी इसने स्टार्ट लास्ट के 2-3 महीने में कैसे एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से एनसीईआरटी फोकस करना चाहिए सर, एनसीईआरटी पे ही टोटली फोकस होना चाहिए। जैसे मोस्टली जो स्टूडेंट से गलती होती है वही होती है कि शुरुआत में उनके पास टाइम होता है, तो वो उस टाइम में क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि हमें ये टॉपिक अच्छे से आ गया, तो वो उसको डिफरेंट बुक्स इन पे रेफर करते हैं, जिससे वो अपना टाइम एक तरह से वेस्ट ही करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हर एक बुक को एक बार नहीं लगाना है, हमें एक ही बुक को कई बार लगाना है, और ताकि हमें वो लंबे समय तक याद रहे। क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन, वो कल तो नहीं है, ना ही वो मतलब 1-2 महीने में, वो आपका 2 साल बाद है, या फिर मतलब काफी टाइम बाद है। तो आप 11th 12th को 2 साल मिलते हैं, जो हमारा उनको तो एक ही साल में मिलेगा। अब जैसे आज अपन बात कर रहे हैं, अब जो पेपर हो गया बेटा बात कर, जो बच्चा ड्रॉप लेके बैठा है या 12th के साथ सिलेक्ट होना चाहता है, अब उसके पास 8-9 महीने करीब मान लो आप, क्योंकि हर बार पेपर मई में होता है। हो सकता है इस बार जैसे अपने पास हुआ अभी 2 साल से हो रहा है, कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, पेपर थोड़ा सा डिले हो जाता है ना, जुलाई चला गया, सितंबर में चला गया। अब तो ऐसा होने वाला नहीं, वो तो मई के फर्स्ट वीक में होता है, मई में मान लो, जून के अंदर मान लो, अब तो पेपर होगा, तो 8-9 महीने हैं। अब इन 8-9 महीने में या तो अपन ऐसा करें कि कई कुछ इस कोचिंग के नोट्स उठा लो, उस कोचिंग के मॉड्यूल उठा लो, और इस कोचिंग का कर लो, और फिर अगर आप इतना सब कुछ करेंगे तो एनसीईआरटी फोकस नहीं कर पाएंगे, तो सिलेक्शंस के पास ही सिलेक्शन से दूर है आप। ये सर, मतलब बच्चे को, मतलब स्टूडेंट को ये लगता है कि हम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं तो हम पास आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पेपर है वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड दिया जाएगा, तो हमें एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। नंबर उसका बस, अगर आपको अपना दिमाग लगाना भी है तो आप ये लगाएं कि उसको कैसे रिवाइज करें, किस स्ट्रेटेजी में रिवाइज करें, कितने दिनों में इंटरवल में उसको रिवाइज करें, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है उसको, मतलब आप एक तरह के आप अलग से कॉपी भी बना सकते हैं उसके लिए, या फिर मतलब जो भी आप करना चाहें। फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन जैसे अपन बना सकते हैं, फॉर्मूले से और जैसे अपन बायो पढ़ रहे हैं, बायो में अगर आपने एक पेज पढ़ा, उसमें आपको 2-4 जैसे मॉर्फोलॉजी में जाओ, तो मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा एग्जांपल है, वो ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर एग्जांपल याद करना, तो उनके लिए अपन लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप का बना सकते हैं आपने दीवार पे, वॉल पे, स्टडी टेबल इन पे, ताकि आप उसका, आपको उनका कंटीन्यूअस एक्सपोजर मिलता रहे। ये बिल्कुल सही है। जैसे अपन दीवार पे बड़ा सा पेपर लगा लो, उस पे क्या है, जैसे आप जो भी कोचिंग पढ़ के आए उसमें जितने भी फॉर्मूले उनको बाहर लिख लिया, है ना, उनकी जाके प्रैक्टिस करो। तो पर डे फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस लगाने चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई नीट को लोगों ने इतना टफ एग्जाम बना दिया, लगता है कि भाई 2-3 साल जब तक तैयारी नहीं करो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, नीट एक मतलब सिंपल ही पेपर है, अगर आप कंपेयर करो अलग एग्जाम से, तो ये क्या है, मतलब इसमें पर्सन की ज्यादा आईक्यू इन पे डिपेंड नहीं करता है, पर्सन ने एनसीईआरटी पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, और उसके मतलब न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, प्रीवियस ईयर लगाए हैं, और जितना मतलब एनसीईआरटी नीट में ये है कि आपने कितना मल्टीपल टाइम इसको किया है, मतलब उसकी रेंज ज्यादा आएगी या उसकी मार्क्स अच्छे आएंगे, वो जिसमें मतलब टोटल ये बात है कि एनसीईआरटी को फोकस करना है ना, और एनसीईआरटी में केवल की कोई थ्योरी मैटर नहीं करती है, एनसीईआरटी को पढ़ने के हर एक एनसीईआरटी में चाहे तो साइंटिस्ट के बारे में उनका हो इंट्रोडक्शन, वो भी उतना ही एडवांटेज देता है। हर टॉपिक को पढ़ने की वजह से अपन बायो में पढ़ते हैं, तो बायो में मतलब थ्योरी के साथ उसका जो समरी वाला पैटर्न, सारांश वाला, हिंदी मीडियम में सारांश बोलते हैं, समरी में कई बार बेटा बात जैसे अपन कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, तो जो चीजें बेटा मेन टॉपिक में नहीं है वो समरी में पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर रहती है, और अपन क्या करते हैं समरी को हाईलाइट नहीं करते हैं, तो वहां से वो क्वेश्चन निकल जाता है सर। तो आपको जो पढ़ना है सर, पूरी थ्योरी तो पढ़ना ही है, और फिगर को भी मेंशन करना है, जैसे अपन फिगर को बनाते हैं कॉपी में, तो वो रफ डायग्राम बना लो, और उसको क्या कर लो बेटा बात की जो भी उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना, उसको भी अपन देख सकते हैं, है ना, और उसमें जो हमारे पास सारांश होता है, समरी होती है, उसको भी पढ़ना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लगाने हैं, चाहे वो बायो की क्यों ना हो, आपको क्वेश्चंस एक बार जरूर पढ़ने हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप कैसा लग रहा है पढ़ना, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना चाहिए, सब पढ़ते हैं सर? केमिस्ट्री सर देखा जाए तो वो मोर ऑन द
ज़्यादा थ्योरी साइड ज़्यादा है, और उसमें भी अलग अलग डिवीजन है, जैसे आप इनऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो फिजिकल में आपको बिल्कुल जो है उसमें उसमें जो थ्योरी दी है वो कंसाइज वे में दी है, मतलब इतनी ज़्यादा थ्योरी एनसीईआरटी में भी नहीं दी गई है, और आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो एनसीईआरटी की लगाने हैं। और जो इनऑर्गेनिक में वो तो बिल्कुल ही वो उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बायो की जैसी ही है, आपको केवल और केवल एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कहीं के बाहर कोई जाने की जरूरत ही नहीं है, है ना, बिल्कुल भी जाने की जरूरत है। और यार अपन को जैसे इतना बड़ा पेपर है, तो पेपर बहुत टफ नहीं है, पेपर दोस्त बहुत छोटा है ना। अगर आपने केवल एनसीईआरटी पढ़ लो, और 11th-12th का पेपर होता है, अपन समझते बहुत बड़ा पेपर है, 11th-12th के बच्चे का पेपर होता है तो बहुत सिंपल पेपर आता है। बस ये होता है कि अगर हमने एनसीईआरटी को 2 से 3 बार देखा है तो वहां जब क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो ऑप्शन खुद ब खुद दिख जाता है, और ये तो बिल्कुल 2-3 बार जैसे मैंने पढ़ा होता है तो वो दिख जाता है कि भाई ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है। तो सिलेक्शन एकदम सिंपल है मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे तुम्हारे नंबर आए, समझ पाओ ऐसे सिलेक्शन हुआ है, तो कंडीशन ये होती है कि भाई आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, अपनी कोचिंग के जो नोट्स हैं सिर्फ नोट्स को और एनसीईआरटी को पढ़ो। इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं, ना किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल लगाना है, ना कुछ करना है। हाँ, एक टीचर को पकड़ के बैठो, उसी टीचर को फॉलो करो, है ना। दिक्कत आ रही तो आप डेली की डेली डाउट डेली क्लियर करो। अब इसमें कि इकट्ठा होता जा रही तो फिर क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग लेके आता है, भाई इस टॉपिक में ये भी नहीं आ रहा हमको, वो भी नहीं आ रहा, कैसा लगा सिस्टम बताओ, सही है गलत है बताओ। सर जैसे अगर आप डाउट्स को ऐसा इकट्ठा करके रखोगे तो फिर आपको मतलब सर से पूछने में भी एक आपको बर्डन टाइप का लगेगा, और फिर जब आप उस चीज को रिवाइज करने आओगे तो आप देखोगे कि यार मेरा तो डाउट पहले भी क्लियर नहीं हुआ था, फिर डाउट आपका सेकंड टाइम भी क्लियर नहीं हो पाएगा, और फिर आपको मतलब अल्टीमेटली अगर वो उस टॉपिक से क्वेश्चन आता था उसको गलत या फिर छोड़ ही दोगे, वो चीज फिर रह ही जाती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें दोस्त, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, तो पर डे आपको अभी से ये स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए कि क्वेश्चंस को आप डेली लगाओ। डेली लगाने का मतलब है कि हर दिन आप ज्यादा क्वेश्चन मत लेके चलो। अगर आप अभी 60-70 क्वेश्चन भी डेली लगा रहे हैं तो साल भर के अंदर लगाओ, कितने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं आपको। उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस में लेते रहो, है कि नहीं। अगर जैसे अपन बात करें एक दिन में ही बेटा बात करें, अगर 80 क्वेश्चन अपन लगा रहे या 60 क्वेश्चन को लगा रहे तो एक महीने के अंदर उनका जो 30 डेज कंप्लीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो अगर 60 क्वेश्चन भी अपन पर डे लगा रहे हैं, है ना, तो एक दिन के अंदर लगभग क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं, करीब अगर देखें तो 1800 क्वेश्चन करीब हो रहा है। 1800 महीने भर में सोचो, ये 1800 में तो कोई भी कम से कम 3 बार लग जाएगा। और बड़े कितने बोलेंगे, 60 क्वेश्चन, है ना। उस पर जैसे हम बात करें तीनों सब्जेक्ट में भी डिवाइड कर दो आप। जैसे बात करें अपने लगा दिया, बात करें 15 क्वेश्चन लगा दिए फिजिक्स के, 15-20 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आपने डेली लगा लिया, उनमें से सीखा 15-20 क्वेश्चन फिजिक्स के लगा लिए, 15-20 क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री के लगा लिए, बाकी बायो के लगा लिए, और लगाने को तो 100 क्वेश्चन लगाओ तो बहुत बढ़िया है ना। 50 क्वेश्चन करीब आपने जैसे बायो के लगा लिए, 25 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के लगा लिए, तो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। नहीं होता है क्या, है ना, क्या इतने से अपना कवर नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल सर। नंबर ऑफ क्वेश्चन सर, जितने आप क्वेश्चन ज्यादा लगाओगे सर उससे ही चीजें कवर होती हैं, और इतने क्वेश्चन बहुत मतलब सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। एक महीने में कितने क्वेश्चन, अगर 1800 क्वेश्चन करने पड़े दोस्त, तो अगर मैं जैसे 8 महीने का तुमको टाइम मिला तो लगभग क्वेश्चन कहाँ तक जाएगा सोचो, 15-16 हजार क्वेश्चन हो जाएगा। 15-16 हजार क्वेश्चन कितने ज्यादा, इनसे बड़ा क्वेश्चन जाते ही क्या सर। तो पीएमटी का भाई क्वेश्चन पेपर बिल्कुल टफ नहीं आता है, और ना ही अभी जैसे आप देखो तो बिल्कुल सिंपल पेपर आता है। बस दिक्कत ये है कि हम उसको सारा बार पढ़ते नहीं, है ना, फिर हम लास्ट में और यूट्यूब देख करके, कहीं फिर इधर देख करके, कहीं उधर देख करके अपना मोस्ट टाइम किसी ऊपर खर्च कर दे। भाई ये यूट्यूब पे चैनल पढ़ा, टीचर पढ़ा रहा है, उसको पढ़ लो 2-4 मिनट, फिर उसको पढ़ा रहा है, उसको पढ़ लो, है ना। अपनी कोई फोकस नहीं किया अपन से, ठीक है। इस टीचर के नोट्स पढ़ लिए, उस टीचर के नोट्स पढ़ लिए, आपको कोई नोट्स नहीं है, और आपके पास कोई टारगेट नहीं होता है, सिलेक्टेड टारगेट, तो सिलेक्टेड टारगेट करना है। तो ये था शीर्षक की स्ट्रेटजी। तो आप लास्ट टाइम बताओ कि क्या पढ़ना है, जैसे जो भी चाह रहे हैं आपको देख रहे हैं, है ना, उनको भी क्या है आपकी जैसे नंबर चाहिए, और वो भी चाह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाए। और जैसे कई बार तो क्या होता है 3-3, 6-6 लोग ड्रॉप दे देते हैं, तो 2-3 साल ड्रॉप ले गए, तो अपन ये चाह रहे हैं कि कोई ड्रॉप ना हो, 12th के साथ तैयारी करे तो कोई 12th के साथ सिलेक्ट हो जाए, गलती से अगर फर्स्ट ड्रॉप जिसने ले लिया तो उसके साथ सिलेक्शन हो जाए। तो लास्ट में बस इतना बताओ कि आपको इतना पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है ना, लेकिन उसको कंटिन्यू मेंटेन करना है। सर तो मेन यही है कि अगर आप 12th के साथ या फिर आप मतलब आपके माइंड में थॉट क्लियर होना चाहिए कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे इसी बार निकलना है, ताकि मतलब आप किसी भी चीज को आगे के लिए नहीं टालें। और सबसे मेन चीज है कि आप ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, मतलब सबसे मेन चीज ये है कि जो सबसे टफ जो होता है नीट की प्रिपरेशन फेज में वो यही होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो डाइवर्ट होता है इधर उधर,
तो वो चीज़ अगर आप करते हैं तो आप मतलब आपके लिए दिक्कत होगी, लेकिन आपको करना ये है कि आपको एक चीज़ को पकड़ना है जो कि एनसीईआरटी ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है, और उसको ही मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है और उसको ही अलग अलग वेज से पढ़ने की कोशिश भी करना है। जैसे कि मतलब कई चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी में, वो कुछ और बताना चाहती हैं लेकिन अपन कुछ समझ उसको उतना ही समझ लेते हैं, जबकि वो चीज़ बहुत अच्छे लेवल पर वो एक्सप्लेन करती है। तो वो आप उसको समझने के लिए अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। तो मतलब आपको मेन चीज़ यही है कि आपको कोई भी सोर्स को पकड़ना है जो कि बेस्ट एनसीईआरटी होता है और उसको ही मल्टीपल टाइम्स लगाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जब बात करें हर चीज को, कई बार एनसीईआरटी की जो चीजें होती है वो बच्चे को समझ नहीं आती। जी सर। तो दो चीजें फोकस करना है, एक तो है नोट्स आपके, यस सर, है ना, और एक बेटा बात करें एनसीईआरटी। जैसे जो अपन पढ़ते हैं तो पहले अपन क्या पढ़ाते हैं, वो बात करें नोट्स पढ़ाते हैं। नोट्स अपन को टॉपिक पूरा समझ में आया, नोट्स पढ़ लिया, फिर अपन को वो लाइन या वो टॉपिक या बेटा बात को पेज एनसीईआरटी को पढ़ने में 2 मिनट नहीं लगते। अगर हमारा क्लियर हो गया ना तो वो 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाता है। तो पहले तो अपन नोट्स पढ़े और नोट्स के साथ ही फिर एनसीईआरटी को पढ़ते जाए। ये एकदम सिलेक्शन का मतलब सीक्रेट है कि नहीं है? तो सिलेक्शन का सीक्रेट यही है कि आप पढ़ो अपने नोट्स को और एनसीईआरटी को, और बाकी आपको 10 बुक को फोकस नहीं करना है, एनसीईआरटी को फोकस करो, उसी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो आप जब मैं बात करूंगा तो अपने एक नए डॉक्टर के साथ आऊंगा और एक नए डॉक्टर को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, है ना, उनकी क्या स्ट्रेटजी है कि डॉक्टर साहब। तो ये आपको, ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके साथ में एक नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो ये अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, है ना, ताकि आपके साथ जो भी इस बेटा बात कर कंटेंट को देख रहा है उसको कुछ बेटर मिले। और जो शीर्षक का था, इन्हें जो पढ़ने का तरीका बताया, इसको बिल्कुल फॉलो करो, क्योंकि भाई सिलेक्टेड बंदे में कुछ तो होता है जो ये सिलेक्टेड बंदे में नहीं था। क्योंकि ये बंदा अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज बैठा है और एमबीबीएस कर रहा है, इतने अच्छे नंबर ला करके, वो भी 1 ईयर के अंदर 1 साल में सिलेक्टेड हुए, तो भाई इनकी स्ट्रेटजी बहुत प्यारी है। तो इसको बिल्कुल फोकस करो, और जब भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। मैं इनके साथ दोबारा आऊंगा आपके साथ, तो दोबारा फिर से हम कुछ दिनों में आएंगे और आपको कुछ एक नया प्लान बताएंगे कि भाई कैसे प्लान करना चाहिए। अभी तो अब यही कि ये नहीं बोल सकते कि लास्ट पे 2 महीने में आप तैयारी कैसे करो, क्योंकि जो नीट की तैयारी होती है वो 2 महीने में नहीं होती है दोस्तों, पूरे साल के अंदर होती है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि 2 महीने लास्ट के टाइम पे तैयारी हो जाएगी, तो वैसे नहीं होती है। अगर ऐसे होती तो आपको 2 महीने में सिलेक्शन ले लेता, है ना। तो अभी से अगर आपको नीट में डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो अभी से तैयारी करो और एक अच्छे लेवल पे करो और बिल्कुल बिल पावर के साथ करो, है ना, हमेशा पॉजिटिव रह करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ कहना चाह रहे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने टीचर पे मतलब आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, और मतलब जैसे लोग कहते हैं कि वो एग्जाम टफ है, उसमें इतने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, ये वो, तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस अपना पढ़ना है, आपको बस अपने डाउट को क्लियर करना है, आपको बस अपने आप पे भरोसा रखना है, और आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो मतलब इसी चीज़ पे बनानी है कि कैसे मैं अपने डाउट्स को क्लियर करूं। आपको कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है कि मेरा फ्रेंड इतना पढ़ रहा है, मेरा ये मतलब इस चीज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस अपने आप पे फोकस होना चाहिए, और कंपटीशन तो आपका अपने आप से ही होना चाहिए बस, और इतना ये सफिशिएंट है। अच्छा, ठीक है।